साल था 1600। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज व्यापारियों के एक समूह को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का अधिकार दिया। 8 साल बाद पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज पश्चिमी भारत के सूरत बंदरगाह पर आया। शुरू में कंपनी का ध्यान पूरी तरह से व्यापार पर था। मसाले, कपड़ा और यूरोप में बहुत पसंद की जाने वाली दूसरी चीजें ढूंढना। मुगल साम्राज्य ने उन्हें रहने दिया, उन्हें व्यापारियों के एक और समूह के रूप में देखा। कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारतीय तट पर व्यापारिक चौकियां स्थापित की, जिन्हें फैक्ट्रियां कहा जाता था। फैक्टर या कंपनी के एजेंट के पास बहुत अधिकार था, व्यापार की देखरेख करना और स्थानीय शासकों के साथ बातचीत करना। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अवसर मिला। अब केवल व्यापार से संतुष्ट नहीं, उन्होंने स्थानीय विवादों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अलग अलग भारतीय शासकों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। कंपनी के पास एक शक्तिशाली हथियार था, यूरोपीय और भारतीय सैनिकों से बनी एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित सेना, जिसे सिपाही कहा जाता है। उनकी रणनीति चालाक थी, गठबंधन बनाना, विभाजनों का फायदा उठाना और अपनी सैन्य शक्ति का रणनीतिक रूप से उपयोग करना। 1757 में प्लासी का युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। इस जीत ने कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण दिलाया, जो व्यापारियों से शासकों में उनके परिवर्तन की शुरुआत थी। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो चालाक रणनीति और शक्ति संतुलन में बदलाव द्वारा चिह्नित था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को उसके ही सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया, जिसने कंपनी का साथ दिया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को कठपुतली नवाब के रूप में स्थापित किया। जीत ने पूरे भारत में आघात की लहरें भेज दी। मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और कंपनी ने सत्ता के शून्य को भर दिया। यह कंपनी शासन के युग की शुरुआत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बढ़ते असंतोष से चिह्नित था, जो लाभ और शोषण से प्रेरित था। इससे आक्रोश और प्रतिरोध पैदा हुआ, जिसकी परिणति 1857 के सिपाही विद्रोह में हुई। विद्रोह की शुरुआत नए राइफल कारतूसों की शुरुआत से हुई थी, जिनके बारे में अफवाह थी कि वे जानवरों की चर्बी से सने हुए थे, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के लिए आपत्तिजनक थे। विद्रोह मेरठ से उत्तर और मध्य भारत के अन्य हिस्सों में तेजी से फैल गया। सिपाही स्थानीय शासकों और आम लोगों के साथ कंपनी के खिलाफ उठ खड़े हुए, जो क्रोध और विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा से प्रेरित थे। विद्रोह कंपनी के प्रभुत्व के लिए एक महत्वपूर्ण, हालांकि अंततः असफल चुनौती थी। सिपाही विद्रोह हालांकि क्रूरता से दबा दिया गया था, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया। कंपनी के शासन के अंत के बावजूद इसकी विरासत ने भारत को आकार देना जारी रखा। ये बदलाव एक कीमत पर आए। ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता दी गई और भारत के संसाधनों का शोषण हुआ। कंपनी की नीतियों ने पारंपरिक रीति रिवाजों और मूल्यों को नष्ट कर दिया। उनके शासन ने भारत के सामाजिक ताने बाने पर एक गहरी छाप छोड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी व्यापार, विजय, शोषण और पतन की एक जटिल कहानी है। मसालों की तलाश में विनम्र व्यापारियों के रूप में भारत में उनका आगमन एक ऐसे साम्राज्य में बदल गया, जिसने एक उपमहाद्वीप के भाग्य को बदल दिया। जबकि वे महत्वपूर्ण बदलाव लाए, उनकी विरासत बहस का विषय बनी हुई है, जो प्रगति और शोषण दोनों द्वारा चिह्नित है। उनका पतन शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति और उपनिवेशवाद के गहन प्रभाव की याद दिलाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी एक सतर्क कहानी है, जो दर्शाती है कि कैसे महत्वाकांक्षा, लालच और लाभ की खोज के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी गूंजती है,
हमें इतिहास की जटिलताओं को समझने और अतीत से सीखने के महत्व की याद दिलाती है।